नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं रजनीश आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बातें कहानियों की कहानी की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजकल एक फिल्म का मुद्दा, जिस फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी, वो न्यूज़ में छाया हुआ है। और द केरला स्टोरी जो है, जिसमें कि केरला स्टेट से बहुत ज़्यादा तादाद में हिंदू लड़कियां जो 35 साल से कम उम्र की थी, उनका धर्मांतरण करना और उनको जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाना और उसके बाद उनको आईएसआईएस के लिए ट्रेंड करके आईएसआईएस के लिए काम करने के लिए देश से बाहर भेज देना और देश विरोधी गतियों में सम्मिलित करवाना, इसी को लेके कहानी है उस फिल्म में। तो इसकी स्टोरी मैं ऑलरेडी आप एक वीडियो में डाल चुका हूँ, आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो मेरे मन में आया कि क्या आईएसआईएस सिर्फ केरला में सक्रिय है या देश के और राज्यों में भी सक्रिय है। तो कुछ ऐसी कहानियां हैं अपने देश के कुछ राज्यों की, जिसकी घटनाएं और उस घटनाओं से संबंधित बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। और इस घटनाओं में हमारे देश का महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, कई ऐसे राज्य हैं जो आईएसआईएस के रडार से बच नहीं पाए, आईएसआईएस के प्रभाव से बच नहीं पाए। कुछ न कुछ लोग इसके चपेट में आए। तो मैं शुरू करता हूं कहानियों को। साल 2010 में जब धीरे धीरे फेसबुक का दौर शुरू हो चुका था, लोग फेसबुक पे अपने अकाउंट बनाना शुरू कर दिए थे। इसके पहले आप लोगों को पता ही होगा, ऑर्कुट का ज़माना था। लोग ऑर्कुट से जुड़े होते थे। ऑर्कुट के थ्रू अपनी बातों को शेयर करने का, एक दूसरे से पहुंचाने का सस्ता साधन था ऑर्कुट। तो एडवांस चीज़ फेसबुक जब आया प्रकाश में, तो लोग बहुत ज़्यादा संख्या में फेसबुक की तरफ जुड़ना शुरू किए। उनका रुझान फेसबुक की तरफ बढ़ा। तो एक हैदराबाद की लड़की जिसका नाम था आयशा जबीन, जो मुख्यतः हैदराबाद की थी, लेकिन वह दुबई में सेटल हो गई थी, रहती थी दुबई में। उसने अपना एक फेसबुक अकाउंट बनाया और जो उसने फेसबुक अकाउंट बनवाया उसने फर्जी नाम का अकाउंट बनाया और उसका नाम दिया मिकी जोसेफ। वैसे ये आयशा जबीन थी, जो एक मुस्लिम लड़की थी, और उसने जो अपना अकाउंट बनाया वो मिकी जोसेफ, एक क्रिश्चियन लड़की के नाम से बनाया। और इसने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में आईएसआईएस से संबंधित वीडियोस, फोटोज डालती और उस ग्रुप में आ रहे कमेंट्स, लाइक्स, उनकी गतिविधियों पे अपनी नज़र रखती, कौन क्या कह रहा है। उस ग्रुप में हिंदू रिलेशंस के लिए नेगेटिव चीज़ें लिखती, उनके लिए उनकी बुराइयां लिखती और ये देखती कि उस पर लोग क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं। और ये आयशा जबीन थी, जो फर्जी नाम मिकी जोसेफ के नाम से आईडी बना के चला रही थी। लगभग 2010 के बाद 4 साल बीत गए, 2014 आया। 2010 से और 2014 के बीच में, इन 4 सालों में इसने अपने ग्रुप को इतना बड़ा कर लिया कि लगभग 50,000 लोग इसके ग्रुप में जुड़ चुके थे। और ये जिन लोगों को जोड़ती थी, उनका पहला ब्रेन वॉश करती थी, उनको आईएसआईएस के लिए उकसाती थी, आईएसआईएस के लिए काम करने के लिए उकसाती थी और उनको गैर इस्लामिक जो धर्म है, जो गैर इस्लामिक संप्रदाय है, उनकी बुराइयां बताती और फिर उनको इस्लाम की अच्छाइयां बताती, बाद में उनको इस्लाम धर्म कबूल करवाती। तो साल 2015 में एक नया एडवांस वेबसाइट आई, यूट्यूब।
अब लोगों का जुड़ाव यूट्यूब की तरफ शुरू हो गया। तो 2015 में एक लड़का जिसका नाम था सलमान मोइनुद्दीन, वो यूट्यूब पे अपने वीडियोस डाला करता था, वीडियोस बनाता, उसको यूट्यूब पे डालता। वो अभी आयशा ज़बीन के संपर्क में आया और उस ग्रुप में जुड़ा। धीरे धीरे आयशा ने इस सलमान मोइनुद्दीन को इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि सलमान मोइनुद्दीन आयशा से मिलने के लिए दुबई जाने को तैयार हुआ, और ये आयशा से मिलेगा और आयशा से मिलने के बाद ये दुबई के रास्ते फिर बगदाद और वहाँ से जाके वो ISIS को ज्वाइन करेगा। इन दोनों ने ये प्लान किया। तो सलमान मोइनुद्दीन जो था उसने अपने प्लान के अनुसार हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ने के लिए उस एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। क्योंकि जो इसकी गतिविधियाँ थी उस पर जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो अपनी नज़र बनाए हुई थी। इसकी गतिविधियाँ असमान थी तो वो अपनी नज़र इस पर बनाए हुई थी। तो वो इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको फॉलो कर रही थी, और जैसे ही ये एयरपोर्ट पहुंचा, इसको वहाँ से हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहाँ से हैदराबाद की पुलिस और NIA ने इसको गिरफ़्तार कर लिया। जब इसको गिरफ़्तार किया तो सलमान मोइनुद्दीन इसने बहुत सारे राज उगले, और इसने बताया कि एक लड़की जिसका नाम आयशा ज़बीन है और वो हैदराबाद से है, और वो मिकी जोसेफ नाम से एक फ़र्ज़ी अकाउंट बना के एक ID चला रही है। उसने मुझे बुलाया था और मैं वहाँ जाता, उससे मिलता, और उसके बाद मुझे बगदाद जाना था और वहाँ जाके मुझे ISIS को ज्वाइन करना था। तो जब इसने बताया तो जो हमारी जो इंटेलिजेंस है उसने उसकी ID उसको ट्रेस किया, और ट्रेस करके आयशा ज़बीन को अबू धाबी से गिरफ़्तार किया गया। अबू धाबी की पुलिस ने भी इसमें बहुत सहयोग किया। और जब हमारे यहाँ की इंडिया की हैदराबाद की जो पुलिस थी और NIA ने जब इन दोनों से पूछताछ किया तो जो इन्होंने बताया, इनका प्लान बहुत खतरनाक था। दरअसल ये दोनों जो थे सोशल मीडिया के माध्यम से केरला में ही नहीं, देश के कई राज्यों में जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, ऐसे देश के कई राज्यों से ये दोनों ने बहुत लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया था। और ये लोग बाकायदा ISIS को ज्वाइन करने के प्लान कर चुके थे, और इन लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी रिक्रूट होने के लिए। और देश के जिन राज्यों में लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, उन सारे राज्यों में जैसे मैंने कहा कि कई राज्य हैं जहां पे इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, ऐसी घटनाएं हुई। उसमें महाराष्ट्र, उसकी कहानी में शुरू करता हूं। बात साल 2014 की है। महाराष्ट्र के मुंबई के कल्याण में वहां के एक इंजीनियरिंग के चारों इंजीनियरिंग के छात्र थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के, जिनका नाम था आरिफ मजीद, साहिल टांकी, अहाद शेख और अमन टोंडेल। ये चारों का ब्रेन वॉश किया गया, और इस कदर ब्रेन वॉश किया गया कि ये चारों ISIS के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए। अब ये प्लान करने लगे कि कैसे वो भारत से निकलें और यहाँ से जाके वो ISIS को ज्वाइन कर पाएँ। अब यहाँ से निकलने के लिए उन लोगों ने सोचा कि अपने परिवार को क्या बताया जाए, क्या कह के निकला जाए, कैसे समझाया जाए परिवार को हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये चारों जो ISIS के हैंडलर्स थे उनसे भी जुड़े हुए थे। तो एक प्लान करते हैं और एक चर्चा करते हैं कि ये लोग अल रुसाफा में एक मज़ार है, अब्दुल कादिर गिलानी की, वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से वो
ISIS को ज्वाइन करने के लिए निकलेंगे। तो प्लान के अनुसार इन तीनों ने एक ट्रैवल एजेंसीज को हायर किया, जिस ट्रैवल एजेंसीज में इन लोगों के साथ जाने वालों में 30 लोग और थे, और इन्हें जो वीज़ा मिला वो 2 महीने का था और 2 महीने बाद इनको वापस आना था। तो इस तरह से ये लोग बहुत आसानी से इस एजेंसीज के थ्रू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बगदाद के लिए निकलते हैं। अब प्लान के मुताबिक इन लोगों को फालूजा पहुंचना था। एयरपोर्ट से ये लोग जब बगदाद एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां से उतर के ये लोग फालूजा के लिए चल देते हैं और फालूजा जाके ISIS के गढ़ फालूजा में पहुंच के ये लोग ISIS को ज्वाइन कर लेते हैं। और उनकी अब उस ISIS को ज्वाइन करने के बाद बाकायदा वहाँ उनकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। वो लोग बाकायदे ISIS के लड़ाके के तौर पे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। उनको वहाँ रहते रहते 3 महीने बीत चुके होते हैं। सितंबर अक्टूबर का महीना था। अमेरिकन एयरफोर्स ने फालूजा में ही ISIS के कैंपों पर बमबारी की, एयर स्ट्राइक किया, और उस एयर स्ट्राइक में बहुत सारे लोग मारे गए। लगभग 1000 लड़ाके मारे गए ISIS के, जिसमें ये जो गए थे चारों, उसमें 3 लोग मारे गए और सिर्फ आरिफ मजीद ही बचा। वह भी बुरी तरीके से घायल हो गया था। उसे लगा कि अब उसे भारत चला जाना चाहिए लौट के, वहाँ की ज़िंदगी उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो उसने एक प्लान किया कि अब वहाँ जाए कैसे। तो वह लगभग 1 महीने के बाद वहाँ टर्की में इंडियन एम्बेसी से संपर्क करता है और उसको बताता है इंडियन एम्बेसी को कि जो उसका पासपोर्ट है वो गुम हो गया है, उसे इमरजेंसी पासपोर्ट दिलाया जाए। तो इंडियन एम्बेसी है वो इमरजेंसी पासपोर्ट जारी करती है और यह टर्किश एयरलाइंस में बैठता है इंडिया आने के लिए। इसके पहले NIA को यहाँ से जब ये लोग गए थे, ये लोग जाने के बाद 4 लोग वापस नहीं लौट के आए थे। अवधि समाप्त होने के बाद, इनकी आने की अवधि 2 महीने थी, वो अवधि समाप्त होने के बाद भी ये लोग लौटे नहीं थे। तो ये NIA को इसको लेकर संदेह हो गया था। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जब वो अपने गुप्त सूचना के आधार पर पता की, तो उसे पता चला कि ये लोग ISIS ज्वाइन कर चुके थे। तो बाकायदे जब वो वहाँ से निकलता है मज़ीद इंडिया के लिए, तो जब टर्किश एयरलाइंस जब वहाँ एयरपोर्ट पे, वहाँ का विमान लैंड हुआ मुंबई एयरपोर्ट पे, तो मुंबई पुलिस और ATS ने मजीद को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। और ये बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरी बात NIA की जो चार्जशीट है जिसको उसने दाखिल किया था NIA ने अपनी चार्जशीट में, वो चार्जशीट लगभग 8000 पन्नों की है। उसमें ये सारी बातें बाकायदे लिखी हुई हैं। और जब जांच किया गया मजीद के मैटर को, तो पता चला जो एम्बेसीज ने इसको जो एजेंसीज ने इसको भेजा था, उसको शोएब और अहात जोरादर वाला, ये पिता पुत्र थे, ये दोनों मिलकर चलाते थे मुंबई में। जब इन दोनों का नाम सामने आया तो एक और खुलासा हुआ। मुंबई में 110 किलोग्राम की सोने की बहुत बड़ी तस्करी हुई थी। उसमें इन दोनों का नाम, शोएब और अहाद जोरादर वाले का नाम आया था। तो इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और NIA इनसे पूछताछ करती है। और जो इसमें अहाद जोरादर वाला है, वो चौंकाने वाला खुलासा करता है और कहता है कि उसकी जो एजेंसी है वो ISIS के संपर्क में थी
और छत्तीसगढ़ से 2 लड़के और ISIS के संपर्क में थे जिन्हें वहाँ जाना था और जाके वहाँ ISIS ज्वाइन करना था। तो ये जोरादार वाले को गिरफ्तार करने के बाद वो 2 लोग का जाना रह गया और इनका एक मिशन फेल हुआ। तो 3 राज्य हैदराबाद, जहाँ की वो लड़की फेसबुक के माध्यम से जुड़ी वो कहानी, महाराष्ट्र ये जो 4 लड़के जो इंजीनियरिंग के छात्र थे इनकी कहानी, और छत्तीसगढ़ ये जो 2 लोग जाने से बच गए, ये 3 स्टेट की कहानियाँ मैं अभी तक आपको सुना चुका। अब कहानी जुड़ती है पंजाब से। एक हरजीत मजीद नाम का एक आदमी बताता है कि नौकरी के नाम पे उसे 40 लोगों के ग्रुप के साथ दुबई भेजा गया। लेकिन जब वह दुबई पहुंचा तो उसे दुबई में नौकरी न करवाकर उसे ISIS का जो गढ़ है मोसूल, वहाँ भेज दिया गया। और वहाँ मोसूल भेजने के बाद उसके साथ गए जो 40 लोग थे उसमें 39 लोगों की हत्या कर दी जाती है। वह अकेला बच जाता है, किसी तरह अपनी जान बचा के भाग आया। जब उसको NIA ने गिरफ्तार किया, NIA ने उससे पूछताछ की, तो उस NIA के सामने उसकी ऐसी बात कहना हरजीत मजीद का NIA को हजम नहीं हुआ और NIA ने लगभग 1 साल तक उसको अपनी निगरानी में रखा। इसी बीच पंजाब का एक परिवार हरजीत मजीद के खिलाफ कंप्लेन करता है पंजाब और कहता है कि पंजाब के कई प्रांतों से कई लड़कों को बहला फुसलाकर ये जो हरजीत मजीद है ये ले जाता है और उन्हें इराक ले जाकर ISIS को सौंप देता है। ये मुद्दा इतना मामले में आया तो इसके बाद इसको गिरफ्तार किया जाता है हरजीत मजीद को, और ये अपनी बात पे अटल रहता है कि वो सही कह रहा है, उसके साथ गए 39 लोगों की हत्या कर दी गई, ये अकेला बचा हुआ है जो किसी तरह अपनी जान बचा के भाग के आया है। और इस मामले को उस समय की जो बीजेपी की एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर थी सुश्री सुषमा स्वराज जी, माननीय सुश्री सुषमा स्वराज जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को सदन में बाकायदा उठाया और कहा कि हरजीत मजीद जो बातें कह रहा है उसकी ये बातें हजम करने लायक नहीं है और ये उसकी जालसाजी है। केस चलता रहा। बाद में हरजीत मजीद को 2015 में जेल से निकला और बाद में सरकार ने भी माना कि जो मजीद कह रहा था वो बातें सत्य है, 39 लोगों की हत्या हुई थी। और इसी साल के बाद 2015 में 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पता चला कि उसमें 20 इंजीनियर और कई लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट थे। इसमें 85% मुस्लिम थे और जिसमें जो 85% मुस्लिम थे और उसमें सुन्नी मुस्लिम थे और 15% हिंदू क्रिश्चियन, जिनका जबरन धर्मांतरण करा के उन्हें मुसलमान बनाया गया था। और ये जो 52 लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया था वो देश के कई राज्यों से, जिसमें मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, 12 महाराष्ट्र, 11 केरला से थे, 10 तेलंगाना से थे, 5 बंगाल, 4 उत्तर प्रदेश के थे, 3 तमिलनाडु, 2 राजस्थान के थे। 5 बंगाल, 4 उत्तर प्रदेश, 10 तेलंगाना, 12 महाराष्ट्र, 11 केरला और 3 तमिलनाडु, 2 राजस्थान के थे। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भी लोग एक एक थे इसमें। तो ऐसा चलता रहा। 2016 में भी कई आरोपों में लगभग 112 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें 64 ऐसे थे जो जिहादी टेररिज्म के आरोप में पकड़े गए और वो ISIS के कॉन्ट्रैक्ट में थे, सीधे ISIS के कॉन्टैक्ट में थे। साल 2016 में केरला से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन्हें
पूजीगोड केरला से अब्दुल मजीद अब्दुल्ला जो ISIS का हैंडलर था, जैसे कि मैंने अपनी कहानी में बताया है कि अब्दुल मजीद जो केरला का था वो ISIS का हैंडलर था। उसने बहुत ज़्यादा संख्या में धर्मांतरण कराया, लोगों का ब्रेन वॉश किया, और जिनका ब्रेन वॉश करता था उसमें गैर मुस्लिम लड़कियां होती थीं जिनकी एज 35 साल से कम हुआ करती थी, उनको ब्रेन वॉश करता, अपने प्रेम जाल में फंसवाता, उसके बाद उसको मुस्लिम लड़के से शादी करवाता। वो मुस्लिम लड़के चाहे कुछ भी करते हो, उनका कोई भी स्तर हो, उनसे शादी करवाता। शादी करवाने के बाद उनके ऊपर प्रेशर डालता कि वो अपना धर्म चेंज कर दें, धर्मांतरण कर लें। धर्मांतरण के बाद उनका नाम अलग हो जाता, बाद में उनको ISIS के हैंडलर्स के संपर्क में कर दिया जाता, और फिर वो बाकायदा ISIS के लिए काम करना शुरू कर देती। तो 2016 में अमेरिका और कर्दिश फोर्स ने ISIS पर अटैक करके उनके मुख्य गढ़ जो था उसको तबाह किया, और उसमें 1000 आतंकवादी मारे गए थे। बाकी उस लोगों ने सरेंडर किया था। अब तो ये हो गया अपने इंडिया की स्टोरी। जैसा कि मैंने कहा था कि भारत ही नहीं, ISIS से पीड़ित विश्व के कई कंट्रीज हैं, जिसमें US भी बचा नहीं है। तो एक छोटी सी स्टोरी जो US से भी संबंधित है। एक समांथा नाम की लड़की जो डाइवोर्सी थी, उसका डाइवोर्स हो गया था, और उसके पहले पति से उसको एक लड़का था। उस लड़के का नाम मैथ्यू था। बाद में इस लड़की ने मूसा नाम के एक लड़के से शादी किया, और बाद में इस मूसा और इस समांथा से एक लड़की पैदा होती है। सब ठीक ठाक चल रहा था, मूसा का परिवार ठीक ठाक चल रहा था, इसका बिजनेस का व्यापार था, और वो परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर रहा था। साल 2016 में मूसा ने एक प्लान किया कि वह अमेरिका छोड़ के टर्की जाएगा, और टर्की में जाके बसेगा और अपने परिवार के साथ रहेगा। क्योंकि समांथा उससे शादी कर चुकी थी, समांथा भी रेडी हो जाती है, और वो मूसा के साथ टर्की के लिए निकलती है। ये अपना सारा घर, गाड़ियाँ, परिवार, सारा प्रॉपर्टी सब बेच के ये लोग टर्की के लिए निकलते हैं। जब ये लोग टर्की पहुंचते हैं तो टर्की में इस मूसा का एक कज़न ब्रदर मिलता है जिसका नाम अब्दुल जैदी था। और ये अब्दुल जैदी टर्की पहुंचने के 2 हफ्ते बाद इन लोगों से मिला था। वो इन लोगों को सीरिया बॉर्डर तक पहुंचाया। जब बॉर्डर पर पहुंचती है इनकी गाड़ियां, तो बॉर्डर पर गाड़ियों को चेक करने के लिए रोका जाता है, और गाड़ी से जो मूसा है वो अपनी छोटी बच्ची को लेके, अबोध बच्ची को लेके अपनी गोदी में उतरता है, और उसके साथ समांथा अपने बच्चे के साथ उतरती है। उसके आगे एक फाटक होता है, जब लोग थोड़ा सा ही चलते हैं उसी के आगे एक फाटक होता है। उस फाटक के पास ISIS के जो लड़ाके थे वो गुजर रहे होते हैं, और इन लोगों को पकड़ लेते हैं और बाकायदा ISIS के गढ़ ले जाते हैं। अब ये पूरा परिवार ISIS के कब्जे में होता है, और इनको ISIS के बेस सीरिया में ले जाया जाता है, जहां मूसा धीरे धीरे ISIS के लिए काम करना शुरू कर देता है। पूरी तरीके से उसका हैंडलर्स बन जाता है, उसका लड़ाका बन जाता है। बात 2016 की है, जब ये समांथा जो है इसकी सिस्टर लौरी के पास एक वीडियो आता है, एक वीडियो शेयर किया जाता है, जिस वीडियो में ये जो मूसा है अपने छोटे बच्चे मैथ्यू के साथ एक खेल खेल रहा है, और वो खेल इतना भयावह है जिसको सुन के आप सोच के आपकी रूह कब जाएगी। लगभग 700 नट के बॉम्ब्स उस बच्चे के शरीर पे बांध के, मैथ्यू के शरीर पे, जो मैथ्यू सिर्फ 6 साल का था, उसके शरीर पे बांध के मूसा उससे पूछता है, छोटे बच्चे से पूछता है कि अगर तुम्हारे ऊपर अमेरिकन फोर्सेस अटैक करें तो तुम क्या करोगे। तो अबोध बालक कहता है वो मैथ्यू अपने फादर मूसा से, तो मैं उस अमेरिकन फौज को कहूँगा कि मुझे बचा लो, और मैं अमेरिकन हूँ। चूँकि वो बच्चा है तो सिंपैथी के तौर पे अमेरिकन फोर्स उसको बचाने आएगी, और वो कहेगा मैं अमेरिकन हूँ।
तो जैसे ही फोर्स उसके पास आएगी वो बम में लगे पिन को खींच लेगा और वो फोर्स मारी जाएगी। इस कदर छोटे बच्चे को मानव बम बनाने का काम उसका पिता करे, इससे बुरा क्या हो सकता है? इसको सोच सकते हो आप कि इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतना खतरनाक ब्रेन वॉश किया गया, उसको मानव बम बनाया गया, और वो छोटा बच्चा कह रहा है कि जब मुझे वो अमेरिकन फोर्स मेरे पास आएगी मुझे मारने के लिए, तो मैं उनसे कहूँगा मैं अमेरिकन हूँ और मुझे सिंपैथिक तौर पे बच्चा समझ के मुझे बचाने आएगी, और जब मेरे पास बचाने मुझे आएगी तो मैं उसका पिन खींच लूँगा और ये बम से मैं उनको उड़ा दूँगा। तो ये है ISIS का खौफनाक प्लान। ISIS के हैंडलर्स पूरी दुनिया में एक्टिव हैं, जो चिंता का विषय है। जो फिल्म बनी है द केरला स्टोरी, उस फिल्म में भी जो कहानियाँ हैं, गैर मुस्लिम लड़कियां जो 35 साल से कम होती हैं, हिंदू क्रिश्चियन, इनको बहुत ज़्यादा तादाद में बहला फुसला कर बरगला कर इनको दिमाग को, इनके माइंड को ब्रेन वॉश, इनके माइंड को वॉश करके, ब्रेन वॉश करके, फिर इनको बाकायदा लव जिहाद, रोमियो जिहाद, जो क्रिश्चियन होती हैं और जो हिंदू होती हैं उनको लव जिहाद, रोमियो जिहाद का शिकार बनाया जाता है। बाद में उनको इतने करीब लाया जाता है कि वो उनसे मुस्लिम लड़के से शादी कराई जाती है, इन गैर मुस्लिम लड़कियों की, और कहा जाता है उनसे कि अब तुम बाकायदा इस्लाम कबूल कर लो, तब हम दोनों साथ रह सकते हैं। फिर उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है। इस्लाम कबूल करवाने के बाद ये जो ISIS के हैंडलर्स थे, एक संस्था PFI, जैसे मैंने बताया था आप सब लोगों को, जो बहुत सक्रिय है केरला में, उसको लेके इस फिल्म में उसका भी रोल जो था उसका ओपन किया गया है। तो उन लोगों का काम ब्रेन वॉश करना, लड़कियों का धर्मांतरण करना, और तो और इन लड़कियों को बाकायदा ISIS को ले जाके भारत से बाहर ले जाके सौंप देना और उनको बाकायदा ISIS का हैंडलर्स बना देना, उनका लड़ाका बना देना। ये स्टोरी है। तो मैं जितना मैं आपको बताया, ये NIA की रिपोर्ट कहती है। ये मैं अपने अलग से अपने पास से नहीं कुछ बता रहा हूँ, उस रिपोर्ट की ही कहानी आपको बता रहा हूँ। जो एक लीगल एजेंसी है उसने जो कहा है वो मैं आप तक पहुँचाया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। मैं जो बताना चाहा उन सब चीज़ों को, वो सब बातें आपको अच्छी लगी होंगी। कुछ और आपका सलाह मशवरा है तो हमें ज़रूर बताएं हमारे इस कमेंट सेक्शन में। मुझे सजेस्ट करें और मैं कितना अच्छा कर सकता था। आप सब अपना कमेंट बॉक्स में अगर अपना व्यूज़ देंगे, अपना सजेशन मुझे देंगे, मुझे अच्छा लगेगा और मैं कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।